नमस्कार बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा मौर्य प्रशासन। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है पूरा का पूरा जो है मगध साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के ऊपर बेस्ड है। तो जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य की सफलता के पीछे उसके प्रशासन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मौर्य प्रशासन की अगर हम जानकारी की बात करें तो हमें ये जानकारी कहीं ना कहीं मेगास्थनीज की इंडिका से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आसानी से मिल जाती है। उनमें ये बताया गया है कि भारत का कहा जाए कि सबसे पहला केंद्रीकृत साम्राज्य हमारा मौर्य साम्राज्य ही बना था और उसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण था उसका प्रशासन। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस तरह का था और इस प्रशासन की वजह से ही मौर्य जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में दिखाई दिया। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रशासन के बारे में बेटा। कहते हैं कि मौर्य प्रशासन का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु था वो था केंद्रीय प्रशासन। क्या था केंद्रीय प्रशासन? कहते हैं कि केंद्रीय प्रशासन एक तरह से राजा ही था। क्या था भाई? हमारा एक राजा ही था। राजा को ही केंद्रीय प्रशासन का एक प्रमुख अंग माना गया है। कहा गया कि जो सैनिक प्रशासन होता था उस सैनिक प्रशासन के अंदर राजा की शक्ति से ही चलता था, यानी सैनिक प्रशासन को भी राजा ही कंट्रोल करता था। राजा को ही प्रशासन का मुख्य केंद्र या बिंदु माना गया। राजा ही मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और किसी को भी पद से हटा सकता है। कहते हैं राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश भी था। राजा ही किसी को पद पर नियुक्त करता था, किसी को पद से हटाने की शक्ति भी किसके पास थी भाई? राजा के पास थी। इसलिए राजा को केंद्रीय प्रशासन माना गया और केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा ही था, यानी प्रमुख शक्ति किसके पास थी भाई? राजा के पास। तो केंद्रीय प्रशासन ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा था, बड़ा इजी था। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है कि केंद्रीय प्रशासन के बाद शुरू होता है आपका प्रांतीय प्रशासन। ध्यान देना बेटा, प्रांतीय प्रशासन की तरफ ध्यान देना। कहते हैं कि जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का विस्तार होता चला गया तो पूरे साम्राज्य की सीमाओं पर नियंत्रण रख पाना मौर्य शासकों के लिए थोड़ा सा अनियंत्रित हो रहा था। उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, मजबूती से अपने आप को मजबूत सुदृढ़ करने के लिए मौर्य शासकों द्वारा जो है मौर्य प्रशासन का प्रयोग किया गया। इसमें कैसे बैठ क्या बोला गया? कहा गया मौर्य काल के अंदर साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया। ध्यान देना बेटा, 5 प्रांतों में बांटा गया मौर्य साम्राज्य का। मैंने आपको एक लास्ट क्लास के अंदर एक मैप दिखाया था, लास्ट क्लास के अंदर, जहां पर दिखाई दिया है कि मौर्य साम्राज्य दक्षिण का कुछ इलाका छोड़ दिया जाए और भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसको छोड़ दिया जाए। लगभग पूरे हिस्से के अंदर मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था, उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसको जो है 5 प्रांतों में बांटा गया। और ये जो 5 प्रांत थे, इन 5 प्रांतों को बनाकर ही मौर्य साम्राज्य को आसानी से कंट्रोल किया जा रहा था। तो 5 प्रांत है कौन से? पहला है मध्य प्रांत, दूसरा है उत्तर पश्चिम प्रांत, तीसरा है पश्चिम प्रांत, चौथा है दक्षिण प्रांत और 5वां है आपका पूर्वी प्रांत। तो 5 प्रांत बनाए गए थे और इन 5 प्रांतों की एक राजधानी भी बनाई गई थी। कहा गया मध्य प्रांत की राजधानी क्या है बेटा? पाटलिपुत्र। उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी है तक्षशिला। पश्चिम प्रांत की राजधानी उज्जैनी। दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी और पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या भाई? तौशाली। कहते हैं कि लगभग जब हमारे ये प्रांत बन गए थे तो इन प्रांतों की बात करें तो कहा गया इन प्रांतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पहले तो यहां पर एक गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है। तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राजा करेगा। जो अभी आपने केंद्र प्रशासन के अंदर पढ़ा भाई कि हर तरह के किसी पद पर नियुक्ति कौन करेगा भाई? राजा करेगा। तो कहा गया इन सभी प्रांतों को ये सारे के सारे जो प्रांत थे वो एक गवर्नर के अधीन होते थे जिसको प्रांतीय गवर्नर कहते थे। और इन प्रांतीय गवर्नर पर भी नियंत्रण पाने के लिए या फिर ये काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वहां पर भी राजा ने उनकी निगरानी रखने के लिए एक व्यवस्था बना दी जिसका नाम क्या था? गुप्तचर। यानी गुप्तचरों की नियुक्ति करना भी शुरू कर दी। किसने भाई? राजा ने, कि गवर्नर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
लेकिन यहां पर आपको एक छोटी सी बात याद सुनिए कि जब आप 5 प्रांत की बात करते हो ना, तो कहते हैं कि मौर्य शासकों द्वारा शुरुआत में सिर्फ 4 ही प्रांत बनाए गए थे। कौन से? आपका मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, पश्चिम प्रांत और आपका दक्षिण प्रांत। खाली ये 4 ही प्रांत थे। लेकिन धीरे धीरे अंत में मध्य प्रांत के एक हिस्से को काटकर क्या बनाया गया था बेटा? पूर्वी प्रांत बनाया गया था। और इन 4 प्रांतों में जो आखिरी के 4 है, यानी उत्तर पश्चिम तक्षशिला, पश्चिम प्रांत उज्जैनी, दक्षिण प्रांत स्वर्णगिरी, पूर्वी प्रांत तोशानी, इन 4 प्रांत पे तो प्रांतीय गवर्नर रूल करते हैं। लेकिन जो मध्य प्रांत है, जिसकी राजधानी क्या भाई? पाटलिपुत्र है, मध्य प्रांत का कंट्रोल पूरी तरह से शासकों के पास ही रहा करता था। यानी मध्य प्रांत आपके राजा के कंट्रोल में रहता था, बाकी अन्य जो प्रांत है वो गवर्नर के कंट्रोल में रहते थे और गवर्नर राजा के अधीन रहता था। ठीक भाई, तो ये क्या बेटा हमारा है? प्रांतीय प्रशासन। अब आते हैं नगर प्रबंध पे। ध्यान देना, जब हम नगर प्रबंध की बात करोगे तो कई सारे इतिहासकार या लोगों का मानना होता है कि प्रशासन के अंदर नगर का क्या रोल है, नगर के प्रबंधन का क्या रोल है। भाई ध्यान देना, जब आप बात करते हो नगरों की, तो प्राचीन भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बाद हमें जो नगर नजर आए थे ना भाई, वो आपके मौर्य काल में नजर आए थे। यानी भारत के मौर्य काल के अंदर ही नगर नजर आए थे, जिसकी वजह से हम मौर्य काल को द्वितीय नगरीकरण के काल के नाम से भी जानते हैं। तो कहते हैं कि मेगास्थनीज जो एक यूनानी राजदूत था, जब वो भारत आया तो भारत आते ही उसने अलग अलग नगरों के प्रबंधन को देखा, खासकर पाटलिपुत्र के प्रबंधन को। कहा गया कि पाटलिपुत्र जो था उस समय का सबसे बड़ा शहर था, नगर था, और उसका प्रबंधन इस तरह किया जा रहा था जिसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने वो सारे प्रबंधन की जानकारी अपनी पुस्तक इंडिका में लिख दी। अब क्वेश्चन उठता है कि वहां पर किस तरह से नगरों का प्रबंधन होता था। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर कहा गया बेटा पाटलिपुत्र सबसे बड़ा नगर था और ये जो है चारों ओर से लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। ध्यान दो, इस नगर को जो है चारों तरफ से लकड़ी की दीवार से घेरा गया था और इस लकड़ी की दीवार में कम से कम नहीं तो 64 दरवाजे थे। कितने बेटा? 64, 64। और कहा गया कि इन दरवाजों के बाहर जो है ना, आगे जाकर जो है एक बहुत बड़ी खाई थी जो हमेशा क्या भाई? पानी से भरी रहती थी। देन इस नगर के प्रबंधन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। यानी पाटलिपुत्र के प्रबंधन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और इस समिति के 6 उप समिति में बांट दिया गया। इस समिति को क्या भाई? 6 उप समिति बांट दिया गया और हर उप समिति के अंदर 5-5 सदस्य हुआ करते थे। यानी अब ये जो 6 उप समिति हैं, इन उप समितियों के माध्यम से ही पाटलिपुत्र का नगर प्रबंध जो है हो रहा था। अब इन 6 उप समितियों को जो है अलग अलग कार्य दिए गए। हर उप समिति के अंदर कितने मेंबर है भाई? 5 मेंबर हैं। ध्यान देना बेटा, यहां पर कहा गया कि जो पहली उप समिति थी, पहली उप समिति को कार्यभार दिया गया था उद्योग धंधे और कला कौशल के बारे में, कला कौशल से जुड़े हुए काम करने का कार्यभार पहली उप समिति को सौंपा गया। दूसरी उप समिति को कार्यभार सौंपा गया कि वो विदेशी यात्रियों की देखभाल का सारा कार्यभार संभालेंगे। और तीसरी उप समिति को जो है पाटलिपुत्र के अंदर जितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने की मृत्यु हो रही है, उन सब का ब्यौरा रखना था। यानी हर उप समिति को अलग अलग कार्य मिल रहा है। देखो बेटा, चौथी उप समिति को व्यापार वाणिज्य विभाग का प्रबंधन दिया गया। 5वीं उप समिति को कारखानों में बनी वस्तुओं का निरीक्षण करने का कार्यभार सौंपा गया कि कार्यभार जो कारखानों में कार्य हो रहे हैं, देख लो भाई सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस तरह के निरीक्षण का कार्य यानी चेकिंग जैसे कार्य जो है इनको दिए गए। और छठी उप समिति को कर इकट्ठा करने जैसा कार्य सौंपा गया। यानी हर उप समिति को एक विशेष कार्य दिया गया और धीरे धीरे वही कार्य करते करते जो है एक पाटलिपुत्र का मैनेजमेंट मजबूत हुआ। इसलिए इस मैनेजमेंट को देखते हुए, इस प्रबंधन को देखते हुए मेगास्थनीज खुश हुआ था और उसने ये सारी जानकारी अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर लिख दी, जो मौर्य काल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। तो आज की क्लास के अंदर अभी तक जो है हम लोगों ने जो मौर्य का प्रशासन लिया बेटा, उसके अंदर हमने केंद्रीय प्रशासन, आपका प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रबंधन पढ़ा है। लेकिन प्रशासन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली क्लास के अंदर
हम बाकी का बचा हुआ प्रशासन और पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आय प्रबंधन देखेंगे कि आय की व्यवस्था क्या थी। उसके अंदर जो है हम सैनिक प्रबंधन भी देखेंगे और साथ साथ में हम न्यायिक व्यवस्था देखेंगे। न्यायिक व्यवस्था यानी आपका जुडिशरी सिस्टम जो था आपके मौर्य पीरियड्स का या कहा जाए पूरे मौर्य एम्पायर का, वो कैसा था वो समझेंगे बेटा हम अगली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।